हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, वर्ष था 1972 का, तारीख थी 5 जून। संपूर्ण विश्व और यूनाइटेड नेशन व्यस्त थे एक कॉन्फ्रेंस में जिसका टाइटल था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ये वो वर्ष था जिस वर्ष समूचे विश्व ने इस बात को महसूस किया कि पर्यावरण को अक्षुण्ण रखने की, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की और पर्यावरण को बचाने की महती आवश्यकता है। शायद यही कारण था कि इसके बाद संपूर्ण विश्व में और खासकर भारत में भी हमने विभिन्न पर्यावरण से जुड़े अधिनियमों को अधिनियमित होते देखा। 5 जून को बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसी 5 जून को शिलान्यास कर रहे हैं, इनफैक्ट शुरुआत कर रहे हैं, ज्यादा कहना ज्यादा बेहतर होगा, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का। हालांकि इससे जुड़ी गतिविधियां पहले से शुरू हो चुकी हैं और क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट के बारे में। हम बात करेंगे इसके सभी आयामों को, कहां से इसको मोटिवेशन मिला, क्या इसका महत्व है। बात करेंगे अरावली की पहाड़ियों की भी। तो इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। प्रश्न पत्र 1, जीएस प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 3 खास रूप से समाहित है। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखते हुए उसी चेतन अवस्था में होंगे जिस चेतन अवस्था में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मीनवाइल आप मुझे बताते चलिए कि अगर हरित क्रांति, जो इसके टाइटल में, थंबनेल में लिखा हुआ है, अगर हरित क्रांति की बात करें तो आपको कौन सा विशेष घटनाक्रम है जो याद आता है। विस्तार से बताइएगा। आगे ईमेल आईडी दूंगा, वहां पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम लोग राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी। तो है क्या, लगातार न्यूज में बना हुआ है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सबने इसको कवर किया हुआ अलग अलग जगह पे। और एनवायरनमेंट डे पे देखिए लेटेस्ट है भी कि पीएम मोदी टू लॉन्च अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट टुमारो। मतलब ये 4 जून की न्यूज़ है, तो आज 5 जून है, आज इसको आयोजित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के जब मैसेजेस आते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के विषय को, जो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए इक्वली महत्वपूर्ण है, उनको अच्छे से कवर करने की। तो शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या है, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो न केवल भौतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यावरणीय, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हाल ही में जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, इस पर्वतमाला के संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। लोग चीन की दीवार की बात करते हैं, ये उसी प्रकार की एक नई श्रृंखला है, एक नया तरीका है जहां पे अरावली के समक्ष एक ग्रीन वॉल बनाई जाएगी, यानी कि हरित दीवार बनाई जाएगी, जो इस बात को पुनर्स्थापित करेगी, इस बात को इंश्योर करेगी कि अरावली जैसी जो शानदार हमारी ऐतिहासिक पर्वत श्रृंखला है, उसका जीर्णोद्धार हो, पुनरुद्धार हो। तो इसकी बाबत हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन बताता चलूं कि स्टडी IQIAS हिंदी में जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, 10 जून से शुरू हो रहा है। इवनिंग बैच है, 6 से 9 कक्षाएं चलती हैं इसमें। इसकी तमाम विशेषताओं की बात मैं कर चुका हूं, मैं बात कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं किसके बारे में, कि किस प्रकार से प्रीलिम्स के लिए PRP प्रोग्राम है, प्रीलिम्स के लिए SIP प्रोग्राम है, 18 किताबों का सेट है। हर महीने आप 11,000 रुपए जीत सकते हैं हर महीने। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो पूरी फीस भी वापस हो जाएगी। मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। सक्सेस इन मेंस यानी कि SIM प्रोग्राम है। साथ में टारगेटेड तरीके से ऑप्शंस की तैयारी भी होती है। मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ाता हूं, उसके बारे में भी बताऊंगा। 2 जून से उसका बैच शुरू हो चुका है, जल्द ही वो बैच क्लोज होगा। इसके बाद जब आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हो तो IGP यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। तो हर वो चीज, हर वो सेक्शन जिसको टिक मार्क किया जाना चाहिए, इस प्रतिज्ञा बैच में टिक मार्क्ड है। तो आप देर ना करें, 10 जून से पहले इस बैच से जुड़ जाएं। ठीक है, इस दौरान बहुत से ऑफर्स भी आते रहते हैं, आप उनको भी अवेल करा सकते हैं। नीचे लिंक दी होगी, यहां पे क्लिक करके आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जा सकते हैं। स्टडी IQ की वेबसाइट पे आप ऐसे भी जाके हमारे ऑप्शनल से जुड़ सकते हैं, हिंदी लिटरेचर में लेता हूं, हमारे GS बैचेस से जुड़ सकते हैं। वापस आते हैं ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पे। ठीक है, क्या है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट? GS पेपर 2 और 3 दोनों के लिए, नीतिगत तरीके से देखा जाए तो 2 के लिए, और एनवायरनमेंट के तरीके से देखा जाए तो GS 3 के लिए उपयुक्त है। क्या है परियोजना का परिचय, एक बार देख लेते हैं क्या चीजें हैं। तो अफ्रीका के जो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, ये उससे प्रेरित है। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। अरावली पर्वतमाला के चारों ओर 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है,
भौगोलिक विस्तार देखा जाए तो लगभग 1400 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी, लगभग 5 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई होगी। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली इसके, क्योंकि यही इस पर्वतमाला के क्षेत्र में प्रदेश आते हैं, तो ये इसमें कवर किए जाएंगे। पोरबंदर गुजरात से पानीपत हरियाणा तक इसका विस्तार होगा। जब मैं अरावली पर्वतमाला के बारे में बात कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि अरावली पर्वतमाला स्ट्राइक करते ही पहला ध्यान क्या आता है, पहली क्या बात, क्या फैक्ट ध्यान आता है? गुरु शिखर ध्यान आता है, अरावली पर्वतमाला का जो प्रकार है वो ध्यान आता है, या कुछ और ध्यान आता है? ठीक है, जरूर बताइएगा आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके आगे की। परियोजना के घटक क्या है? इसमें देशी प्रजातियों के पेड़ पौधों को आरोपित किया जाएगा, उनका रोपण होगा। बंजर और क्षरित भूमि को पुनर्स्थापित किया जाएगा। कृषि वानिकी का जो कृषि वानिकी है उसका विस्तार किया जाएगा। चारागाह विकास कार्यक्रम, चारागाहों को भी विस्तारित किया जाएगा। इसके अपने फायदे हैं, डिटेल में अगर आप वानिकी को देखें तो चारागाहों के विकास के अपने फायदे हैं। ठीक है, तो ये यहां पे स्थापित किया जाएगा। जल संरक्षण की बात होगी तो प्रथम चरण में 75 जल निकायों को जीर्णोद्धार किया जाएगा इसी बेल्ट में। ठीक है, प्रत्येक जिले में 5 जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा, ऐसा टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, तालाब, झील और धाराओं की सफाई और उनका विकास किया जाएगा। वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास, वर्षा के दौरान जो जल आता है उसको संचित करके लोगों के उपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाए, इसको वर्षा जल संचयन कहते हैं, इसका भी यहां पे प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और क्या चीज है, उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय उद्देश्य रेगिस्तानीकरण और भूमि क्षरण को रोकना है। थार रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करना है। देखिए, जब 1992 का, जैसे मैं भी यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहा था, तो 1992 का जो कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में इस बात पे डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये हुई थी। वहां पे बात हुई थी बाकायदा कि डेजर्टिफिकेशन को, रेगिस्तानीकरण को रोकना एक बड़ी चुनौती है, तो उस बाबत भी काम किया जा रहा है। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में वृद्धि होगी। कार्बन अवशोषण और जलवायु परिवर्तन, कार्बन को आजकल कैप्चर करने की बात हो रही है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात हो रही है। इस प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते हुए जो पर्यावरण में कार्बन है उसको अवशोषित कर लिया जाए, ताकि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा बात हो रही है, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसको रोका जा सके। ठीक है, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य क्या है? स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर का सृजन होगा, क्योंकि वहां पे जब हरित बेल्ट बनेगी, ग्रीन बेल्ट बनेगी तो फायदा होगा। ठीक है, रोजगार के नए अवसर बनेंगे, खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। तो कुछ बड़े ही उपयोगी इसके हमको पॉइंट देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके आगे कि अंतरराष्ट्रीय संदर्भ और तुलनात्मक अध्ययन क्या है। जो जैसे मैंने बताया, अफ्रीका की जो ग्रेट ग्रीन वॉल थी उससे प्रेरित थी। तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो अफ्रीका परियोजना सेनेगल से जिबूती तक 8000 किलोमीटर लंबी थी, ये 1500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, भारतीय परियोजना पोरबंदर से पानीपत लगभग 1400-1500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, दोनों का उद्देश्य क्या है? रेगिस्तानीकरण को रोकना और जलवायु परिवर्तन से निपटना। देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, देयर इज अ थिंग कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, रेगिस्तानीकरण, ये बहुत, मरुस्थलीकरण कहते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है और विश्व इसकी तरफ शायद उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा है। 1992 पे इस पे बात शुरू हुई थी, जो रियो कॉन्फ्रेंस थी, जिसको अर्थ समिट कहा जाता है, लेकिन उसके बाद इस पे ज्यादा बात आगे नहीं हो सकी। इस पे बात की जानी जरूरी है देश के लिए। जब मैं भी अच्छा, मुझे इस दौरान वो बच्चे जो भूगोल में इंटरेस्ट रखते हैं, जियोग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे बताइए कि रेगिस्तान बनने के प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, मुझे बताइए। चलिए, अफ्रीकी अनुभव से हमने क्या सीखा? सामुदायिक भागीदारी की महत्ता, सबको जुड़ना है, सबकी विकास की बात करनी है। ठीक है, स्थानीय प्रजातियों के उपयोग का महत्व, दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता और निरंतर निगरानी और मूल्यांकन की जरूरत। ये नहीं कि शुरू कर दिया फिर छोड़ दिया, 10,000 करोड़ सैपलिंग्स लगा दिए फिर भूल गए। नहीं, उनको आप निरंतर पानी दीजिए, पोषित कीजिए, पुष्पित कीजिए, पल्लवित कीजिए, तभी ना देश का विकास होगा, तभी तो इस प्रकार की योजनाएं सफल होंगी। और चूंकि इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना है तो निश्चित तौर पे सरकार और जो समुदाय, सिविल सोसाइटी, सबका योगदान वहां पे जरूरी होगा। चलिए, बात करें अगर आके कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूएनसीसीडी, में इसी की बात कर रहा था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण रोकने संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो है ये इसे जुड़ता है। जैविक विविधता कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जब मैं सीबीडी बता रहा हूं तो 2 और प्रोटोकॉल आपको ध्यान आए होंगे, नागोया और कार्टाजीना, किससे रिलेटेड है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जब इसकी बात कर रहा हूं तो मुझे बताइए क्योटो प्रोटोकॉल क्या इससे जुड़ा हुआ है? अगर जुड़ा हुआ है तो उसका शुरुआती वर्ष क्या था? अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो एनेक्स ए क्या है, एनेक्स बी क्या है, एनेक्स 1 क्या है, एनेक्स 2 क्या है, ये मुझे जरूर बताइएगा आप इसमें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट्स आपके आने चाहिए। ये वो बच्चे जरूर करें जो यूपीएससी को लक्ष्य निर्धारित किए हैं और सफलता चाहते हैं। ठीक, चलो, और वैश्विक प्रतिबद्धताएं से क्या जुड़ती हैं? 2.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि की
पुनर्स्थापना का लक्ष्य है, ठीक है। पेरिस समझौता, जो पेरिस क्लाइमेट डील है, उसके तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करना, मैं इसी बाबत मैंने बताया कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, कार्बन कैप्चरिंग, इस प्रकार की तकनीकों को और ज्यादा प्रयोग किया जाए। एसडीजी, अच्छा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स से प्रश्न भी पूछा है, उन प्रश्नों को जाके वापस देखिए, इससे जुड़ने का, रिलेट करने का प्रयास कीजिए। यहीं पे आप जो होम लिस्ट है, होम है या हमारे लाइव सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, जब ज्योग्राफी के प्रश्नों को अभिनव सर ने डिस्कस किया था, ठीक है। एसडीजी 15 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो 15वां गोल है, जो जैव विविधता संरक्षण की बात करता है, उसमें योगदान भी एक प्रतिबद्धता है, जिसके लिए भारत भी प्रतिबद्ध है, और सभी वे देश जो जिम्मेदारी महसूस करते हैं वो भी क्या है, प्रतिबद्ध है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके आगे की। तो तकनीकी और वैज्ञानिक पहलू क्या है, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग, इसरो इसमें योगदान करेगा क्या, भूमि चरण एटलस का निर्माण करेगा, उपग्रह डेटा के माध्यम से निगरानी को सुनिश्चित करेगा, क्षरित भूमि की पहचान और मैपिंग, क्योंकि जो हमारा डेटा सिस्टम है, जो उपग्रह के द्वारा हम पा सकते हैं, वो बेहतर तरीके से हमको बता पाएगा कि कहां कहां भूमि का क्षरण हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की पहचान और मैपिंग हो पाएगी, परियोजना की प्रगति और निरंतर निगरानी इससे हो पाएगी। तकनीकी चुनौतियां क्या आ सकती हैं, निश्चित तौर पर मिट्टी की गुणवत्ता का आकलन एक तकनीकी चुनौती होती है, लेकिन भारत सरकार और हमारी जो तकनीकें हैं इस पर बहुत स्तर पर काम कर रही हैं, ठीक है। कृषि मंत्रालय ने इस पर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ था। उपयुक्त पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाए जो इसके लिए बेहतर, भविष्य में कोई नुकसान ना हो। कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं, कुछ आक्रामक प्रजातियां भी होती हैं जो उस क्षेत्र के सभी पौधों को ओवरशैडो कर देती हैं, तो इस प्रकार की प्रजातियों से बचना होगा, ठीक है। जल संरक्षण तकनीकों का विकास और सामुदायिक तरीके से उनको हर एक व्यक्तित्व को समझाना कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, कहां कहां पे इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। और क्या है, कार्बन अवशोषण की मापन तकनीक, जो मैंने बताया कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चरिंग जैसी तकनीकों को और उन्नत तरीके से प्रयुक्त करना, ठीक है, इसकी बात करना, ठीक है। बात करते हैं इसके आगे की। नवाचार अनुसंधान क्या है, कृषि वानिकी मॉडल, पारंपरिक कृषि के साथ वानिकी का एकीकरण, ये बड़ी अच्छी चीज है। पारंपरिक कृषि के साथ जब आप वानिकी को आगे लेके जाते हैं तो ये क्या करता है, ये निश्चित तौर पर एक नए तरीके को उभारता है, जहां पे आप कृषि और वन दोनों को संरक्षित करने की बात कर सकते हैं। फसलों में सुधार, फसल चक्र में सुधार होगा, जो क्रॉप पैटर्न होता है उसमें सुधार होगा। मिश्रित खेती को बढ़ावा मिलेगा, निश्चित तौर पे बढ़ावा मिलेगा। जैविक कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा। जल प्रबंधन की तकनीकों की बात की जाए तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमने देखा है। अच्छा एक बात बताओ, ड्रिप इरिगेशन की जब मैं बात करता हूं तो क्या जल संग्रहण से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, किसके ज्यादा क्लोज है? यूपीएससी एक बार प्रश्न पूछ चुका है जहां पे वो ऑप्शंस में उसने अरेंज करने की बात कही है, ठीक है। चेक डैम और रिचार्ज स्ट्रक्चर को बेहतर करना और भूजल पुनर्भरण तकनीकें, जो भूजल है यानी कि जो भूगर्भ जल है, निश्चित तौर पे बहुत कम मात्रा बची है जहां पे शुद्ध जल मिल सकता है, उसको कैसे पुनर्भरित किया जाए इसकी बात भी यहां पे की जाएगी, ठीक है। और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इस प्रकार की तकनीकों को प्रयुक्त किया जाए, ठीक है। केंद्र सरकार की भूमिका क्या है, नीतिगत ढांचा क्या करे, राष्ट्रीय वन नीति 2018 से इसको लगातार प्रमोट किया रही है। मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना है। पर्यावरण प्रभाव आकलन नियम सरकार लगातार बनाती आ रही है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षा भी लगातार दे रही है। वित्तीय आवंटन की बात की जाए तो क्या है, हरित भारत मिशन के तहत फंडिंग इसको मिल रही है। कैंपा यानी कि वनीकरण कार्यक्रम के माध्यम से वित्त पोषित हो रहा है ये प्रोग्राम। राज्य सरकारों के साथ भी साझेदारी की बात हो रही, चूंकि राज्य सरकारें जब तक खुल के नहीं आएंगी, सपोर्ट के रूप में नहीं आएंगी, सरकार बेहतर काम यानी कि केंद्रीय सरकार बेहतर काम नहीं कर पाएगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। इस पे काम लगातार चल रहा है। चलिए बात करें राज्य सरकारों की भूमिका तो क्या है, हरियाणा की बात की जाए तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जिलों में इसके कार्यान्वयन की बात की जा रही है। पंजाब भूमि परीक्षण अधिनियम पीएलपीए का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग की बात भी हो रही है। बात करें राजस्थान की तो सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य राजस्थान ही है, आप सबको पता है। अरावली की बात आती है तो जो सबसे बड़ा मेजर राज्य आता है राजस्थान आता है। खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने की बात हो रही है, इन पे रोक लगाने की, जो अवैध हो रही है उन पे तो खासकर रोक लगाए जाने की बात हो रही है, ठीक है। जल संरक्षण परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा राजस्थान में। बात की जाए गुजरात की तो तटीय क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। नमक उत्पादन क्षेत्रों के साथ समन्वय किया जाएगा। मैंग्रोव वनों के साथ एकीकृत किया जाएगा। मैंग्रोव क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बात करते हैं इसके आगे की। अरावली की बात कर ले तो स्थिति और विस्तार क्या है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। यह उत्तर पूर्वी दिशा में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों तक होकर गुजरती है। मैप में इसको आपको ध्यान करना चाहिए, जो लोग मैपिंग करेंगे मुझे मेल भी करेंगे मैप करके इसको, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 60 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। भूग वैज्ञानिक महत्व क्या है इसका, अरावली पर्वतमाला लगभग 67 करोड़ वर्ष पुरानी है। अगर हम पर्वतों की दृष्टि से देखा जाए तो हम इसको किस श्रेणी में रख सकते हैं, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, नवीन पर्वत, किस श्रेणी में रख सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा आप कितने
मुखर होके, कितने चैतन्य होके इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे पता चलता रहे। ठीक है, चलिए। यह हिमालय के से भी पुरानी है और पृथ्वी की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, खैर आ ही गया इसमें। ठीक है, बहुत सी पुरानी जो भूगर्भिक हलचलें थी उससे इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, लेकिन एक विशेष शब्द आता है, यहां पे आपको दिख रहा है, लेकिन अंग्रेजी में एक विशेष शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है, जो अक्सर आपको मैगजीनों में, खासकर डाउन टू अर्थ मैगजीनों में देखने को मिलता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, मुख्यतः रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी चीजों को यहां पे आप बहुधा देख सकते हैं। बात करें इसके आगे की तो भौतिक विशेषताएं क्या है। सर्वोच्च शिखर इसका क्या है, गुरु शिखर है, माउंट आबू राजस्थान, 1722 मीटर। दूसरा सर्वोच्च शिखर दिलवाड़ा माउंट आबू में ही है। दो मुख्य भाग क्या है, संबर सिरोही श्रेणी और संबर खेतरी श्रेणी है। जलवायु पर प्रभाव क्या है, मानसून के दौरान बादलों को पूर्व दिशा में शिमला और नैनीताल की ओर ले जाने में सहायक है। उप हिमालयी नदियों को पोषित करने में इसका योगदान है। उत्तरी भारतीय मैदानों में सिंचाई के लिए क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है। शीत ऋतु में क्या है, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पश्चिम हवाओं से सुरक्षा देता है। गंगा सिंधु उपजाऊ घाटियों की रक्षा करता है। स्थानीय तापमान नियंत्रण में इसका क्या है, बहुत ज्यादा योगदान है। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो एक चीज आपके ध्यान में एकदम स्पष्ट आनी चाहिए कि एक बात मुझे बताइएगा, जो दिल्ली की जलवायु है, जहां पे हम कहते हैं कि पराली से चीजें आती हैं, उठती हैं, यहां पे क्या उसमें अरावली का योगदान है? अगर है तो कमेंट में बताइए कि कैसे है। बहुत से वीडियोस पे हो चुके हैं दिल्ली की जलवायु से रिलेटेड। ठीक, आगे बढ़ा जाएगा। भौतिक विशेषताएं और क्या है इसकी तो खैर हमने बात कर ही चुकी है शायद, हाँ इसकी बात हो चुकी है, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए। अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट केवल एक पर्यावरणीय पहल नहीं है, भारत के सतत विकास की दिशा में एक समग्र रणनीति है। यह परियोजना दिखाती है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के संयोजन से पर्यावरणीय चुनौतियों का हम समाधान खोज सकते हैं, समाधान इसका संभव कर सकते हैं। आपका इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना न भूलें। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आपको सही लगा होगा। है हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 2 जून से शुरू हो चुका है, बहुत जल्द इसमें एडमिशन क्लोज होगा। विकास लाइव अगेन इज द कोड जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये हिंदी साहित्य का बैच मैं खुद लेके आता हूं, तो अगर इसे जुड़ना है तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करें। टेस्ट सीरीज की बात करें, आंसर की बात करें, फ्लो की बात करें, हर चीज ऑन द रॉक्स होती है यहाँ पे, है ना। और दूसरी बात क्या कि आप मेरी हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट में जाके बहुत से वीडियोस को देख सकते हैं, टॉपर से इंट्रैक्शन को देख सकते हैं, जरूर उसको जाके विजिट करें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के मुझे बताइए कि किस प्रकार का लगा। vikas.singh@studyIQ.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, किन विषयों पे चाहिए, कुछ और बात मुझसे बताना, शेयर करना चाहते हैं, वैकल्पिक विषय यानी कि हिंदी लिटरेचर से जुड़ना चाहते हैं, उसके रिलेटेड भी मुझसे मेल कर सकते हैं। दिस इज द माई टेलीग्राम चैनल, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। बाकी विकास लाइव कोड स्टडी IQ के हर जो प्रोडक्ट है उस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं इस कोड के साथ में। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका जो प्रेजेंस है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दिखे, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद।